पार्ट 4 द थ्योरी ऑफ कॉमन स्टॉक इन्वेस्टमेंट द डिविडेंड फैक्टर चैप्टर 27। नाम वही है जो भी बोल के हटाऊं। तो इसमें ऑथर स्टार्टिंग में 3 प्रीमिसेस की बात करते हैं कि जो स्टॉक इन्वेस्टमेंट होता है वो लोगों को काफ़ी फैसिनेटिंग लगता है। यह है पहला प्रीमिस। दूसरा प्रीमिस यह है कि जो लोग कॉमन स्टॉक खरीदना चाहते हैं उनको ना शौक होता है कि हर एक स्टॉक की वैल्यू निकालनी है मुझे। और तीसरा प्रीमिस यह है कि चाहे जो कॉमन स्टॉक बायर है उसका मेन मोटिव स्पेकुलेशन हो, लेकिन वो उसे जस्टिफाई करने की कोशिश करेगा लॉजिक से। जैसे कि अभी रिसेंट एग्जांपल ले लेते हैं फीफा वर्ल्ड कप का। तो लोग पता नहीं क्या क्या थ्योरीज निकाल रहे थे कि ये वाली टीम पहली बार आई थी वर्ल्ड कप में, जीत गई थी, फिर उसके 20 साल बाद ये वाली टीम आई थी वर्ल्ड कप में, वो जीत गई थी। इस बार क्रोएशिया फर्स्ट टाइम आई है वर्ल्ड कप में तो वो जीत जाएगी, नहीं जीतती। तो लोग रैंडमनेस को भी, जिसमें मतलब कोई पैटर्न नहीं है, उसमें भी पैटर्न जबरदस्ती ढूंढने की कोशिश करते हैं ताकि लॉजिकल लगे। ये ह्यूमन ब्रेन डिजाइन इस तरह से किया गया है कि हम पैटर्न्स ढूंढते हैं। तो ऑथर बोलते हैं कि सबसे पहले तो हमें इस सवाल का जवाब ढूंढना होगा कि किस हद तक जो कॉमन स्टॉक एनालिसिस है वो एक वैल्यूएबल एक्सरसाइज है और किस हद तक वो एक खोखली चीज है जो बस आप स्पेकुलेशन करने के चक्कर में कर रहे हो। ऑथर बोलते हैं मान लो एक लिस्ट है स्टॉक्स की, उसमें से आप कोई भी स्टॉक ऐसे ही रैंडमली चूज करके उसका चाहे आप कितना ही ज्यादा थॉरोली इलेबोरेट एनालिसिस कर लो, लेकिन आप एक डिपेंडेबल कंक्लूजन नहीं निकाल सकते उससे कि स्टॉक अट्रैक्टिव है या नहीं है। हर किसी स्टॉक की नहीं निकाल सकते और ऐसे ही कोई रैंडम स्टॉक पिक कर ली उसकी भी नहीं निकाल सकते हम वैल्यू। लेकिन कुछ एक केसेस में, कुछ एक स्टॉक्स के लिए हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं। हम लोग रीजनेबली कॉन्फिडेंट हो सकते हैं कि भाई हाँ ये चीज अट्रैक्टिव है, लेकिन हर किसी के लिए नहीं हो सकते। फिर ऑथर बात करते हैं कॉमन स्टॉक एनालिसिस की हिस्ट्री की। 1927 से 1929 के बीच में जब कॉमन स्टॉक्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ गया था लोगों का और पूरा यूफोरिया पीक पे था, तो उस टाइम पे वैल्यूएशन फैक्चुअल अप्रोच से चेंज होके प्रोफेसी बन गई थी कि फ्यूचर में क्या होने वाला है ये प्रिडिक्ट करो। जैसे कि ऑथर एक एग्जांपल देते हैं कंपनी का, अमेरिकन कैन नाम की। वो एक स्पेक्यूलेटिव स्टॉक थी क्योंकि वो कोई डिविडेंड पे नहीं करते थे, अर्निंग्स बहुत ही इनसिग्निफिकेंट थी और इरेगुलर थी। और जो इशू था कंपनी का, जो इक्विटी इशू था वो वाटर्ड था। वाटर्ड इशू वो होता है जो एसेट से बैक ना हो। जैसे कि मान लो 50,000 की इक्विटी इशू की हुई है और एक्चुअल एसेट्स हैं 20,000 के, लेकिन 30,000 की गुडविल क्रिएट की हुई है, या फिर 30,000 के कोई और इंटेंजिबल एसेट्स क्रिएट किए हुए हैं, या फिर जो 20,000 के एक्चुअल एसेट हैं उन्हीं की वैल्यू 50,000 क्रिएट की हुई है इन्फ्लेट करके, तो इसे वाटर्ड स्टॉक बोलते हैं। फिर ऑथर एक ऐसी स्टॉक का भी एग्जांपल देते हैं जो कि एक इन्वेस्टमेंट थी, पेंसिल्वेनिया रेलवेज, नेशनल बिस्किट, ये 2 थी। तो इनका अच्छा रिकॉर्ड था डिविडेंड पे करने का और जो इनकी अर्निंग्स थी वो स्टेबल थी और उनकी जो एवरेज थी अर्निंग्स की वो काफ़ी ऊपर थी डिविडेंड से। जैसे हम लोग बॉन्ड्स में बात कर रहे थे ना कि इंटरेस्ट जितना पे करना है उससे काफ़ी ज़्यादा आपकी अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स होनी चाहिए, ऐसे इसमें जो आपकी नीचे वाली अर्निंग्स है बिल्कुल नेट इनकम है वो डिविडेंड पेमेंट के काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए, तभी आपको डिविडेंड मिल पाएंगे ना। और तीसरा रीज़न ये था उसका इन्वेस्टमेंट होने का क्योंकि उसके जो स्टॉक में हर एक डॉलर ऑफ इन्वेस्टमेंट थी ना वो बैक हो रही थी हर एक डॉलर ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एक्चुअल एसेट्स। फिर ऑथर बात करते हैं कि वर्ल्ड वॉर 1 से पहले क्या लोगों की सोच थी इन्वेस्टमेंट को लेके। तो उस टाइम पे इन्वेस्टमेंट एक रिजेक्शन प्रोसेस हुआ करता था, ना कि सिलेक्शन प्रोसेस। वीकनेस ढूंढी जाती थी बिजनेस में, वीकनेस जैसे कि अर्निंग्स नहीं स्टेट की हुई ढंग से, या फिर डेट बहुत तेजी से बढ़ रहा है, बैलेंस शीट की जो करंट एसेट्स हैं वो बहुत ही कम है, या फिर जो कंपटीशन है वो थ्रेटन कर रहा है पर्टिकुलर कंपनी को जिसको हम एनालाइज कर रहे हैं। तो अगर ऐसी कोई भी वीकनेस होती थी तो उस इशू को रिजेक्ट कर दिया जाता था, ना कि कोई अच्छी अच्छी चीज़ें ज़बरदस्ती ढूंढनी पड़ती थी उसमें कि जस्ट बिकॉज हमें सेलेक्ट करना है। तो जो मेन एम्फेसिस होता था वो एवरेज अर्निंग्स पे हुआ करता था, डिविडेंड पेमेंट में हुआ करता था, एसेट वैल्यूज पे हुआ करता था, ना कि फ्यूचर क्या होगा इंडस्ट्री का या कंपनी का फ्यूचर क्या होगा, कि कौन सी कंपनी सबसे तेज ग्रोथ देगी हमें फ्यूचर में। इन सब बातों में बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता था। तो ऑथर बोलते हैं कि अगर आपका मेन एम्फेसिस फ्यूचर पे है ना पास्ट की बजाय, तो यानी कि आपका एक स्पेकुलेटिव एटीट्यूड है। स्पेकुलेशन का मतलब होता है आगे देखना, इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है पीछे देखना,
क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन है तो इसलिए स्पेकुलेटिव है, और पास्ट का आपको पता है कंपनी के, तो इसलिए वो एक सोर्स है सेफ्टी का। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जब आप लोन लेते हैं या क्रेडिट कार्ड इशू कराते हैं किसी कंपनी से, तो आपकी सिबिल हिस्ट्री देखी जाती है कि बंदे ने पुराने लोन लिए हैं जो उन पे टाइम पे पेमेंट की है कि नहीं की है, डिफॉल्टर तो नहीं है। और अगर बंदा नहीं है तो हाँ, प्रोबेबिलिटी हाई है कि वो फ्यूचर में भी डिफॉल्टर नहीं होगा। हो सकता है तब भी, लेकिन प्रोबेबिलिटी हाई है इस बात की कि नहीं होगा। लेकिन मान लो किसी बंदे की कोई हिस्ट्री नहीं है, पुरानी सिविल स्कोर नहीं है, कुछ नहीं है, तो कौन देगा उसे लोन, कौन क्रेडिट कार्ड इशू करेगा? और अगर करेगा तो वो रिस्क ले रहा है काफी अच्छी, वो स्पेकुलेट कर रहा है कि ये बंदा फ्यूचर में भी पे कर देगा मुझे मेरा लोन वापस। तो जो पुराना जमाना था ना, वर्ल्ड वॉर 1 से पहले, उसमें स्टॉक इन्वेस्टमेंट भी बॉन्ड इन्वेस्टमेंट की तरह हुआ करता था। लोग स्टेबल बिजनेस ढूंढते थे और डिविडेंड पे फोकस करते थे। जैसे कि 4.5% इंटरेस्ट उस टाइम पे हाई ग्रेड बॉन्ड्स में मिलता था और 6% स्टैंडर्ड डिविडेंड हुआ करता था कॉमन स्टॉक पे। तो बंदा 6% डिविडेंड वाली खरीद लेता था, ये सोच के कि ये मेरी अर्निंग अनसर्टेन तो है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि मुझे फ्यूचर में भी 6% मिले। अगर बिजनेस ने अच्छा नहीं किया तो मुझे 6% भी नहीं मिलेगा, लेकिन अगर बिजनेस ने अच्छा किया तो मुझे 6% से ज़्यादा भी मिल सकता है, कैपिटल एप्रिसिएशन होके, या फिर डिविडेंड बढ़ जाएंगे आने वाले टाइम में। अगर कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया 6 के 7% हो जाएंगे। तो वो थोड़ी सेफ्टी गिव अप कर रहा था अपनी रिटर्न के बदले में। और उस टाइम में लोग पैसे ऐसे इन्वेस्ट करते थे जैसे किसी प्राइवेट बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो। तो आप प्राइवेट बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं जब, तब आप एसेट्स की वैल्यू भी तो देखते हैं ना, सिर्फ अर्निंग्स पे तो फोकस नहीं करते ना कि इसके कितने एसेट्स हैं, कितनी वैल्यू के एसेट्स मुझे मिलेंगे इतने रुपए पे करने पे, और फिर अर्निंग्स तो बाद में जनरेट होंगी ना। एसेट्स की भी वैल्यू काउंट करते हैं जब जो प्राइवेट एक्विजिशंस करते हैं उसमें। तो इससे आपको ये भी पता चल जाएगा ना कि वो स्टॉक वॉटर्ड है या नहीं। वॉटर्ड स्टॉक वही है जो मैंने आपको अभी पीछे बताया था, जिसमें नकली एसेट बैकिंग होती है। तो इन शॉर्ट, जो इन्वेस्टमेंट पुराने ज़माने की होती थी वो 3-fold कंसेप्ट था। पहला वही कि डिविडेंड रिकॉर्ड होना चाहिए अच्छा खासा कंपनी का। दूसरा कि स्टेबल अर्निंग्स होनी चाहिए, मतलब ये नहीं कि एक साल लॉस हो रहा है अगले साल प्रॉफिट हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो स्टेबल होना चाहिए और एडिक्वेट होना चाहिए वो डिविडेंड से। तीसरा यह है कि टेंजिबल एसेट्स जो है, टेंजिबल एसेट्स, वाटर्ड एसेट नहीं, उनकी अच्छी खासी बैकिंग भी होनी चाहिए हमारे पास। और अगर इन 3 चीज़ों को छोड़ के आप कुछ और चीज़ सोच के खरीद रहे हैं कोई भी स्टॉक, तो वो स्पेकुलेशन है। डोंट बॉदर अबाउट एनालिसिस इन दोज केसेस। आप अपना टाइम वेस्ट करें एनालिसिस करके, करो ना करो एक ही बात है। ये तो होगी पुराने ज़माने की बात। अब आ जाओ नए ज़माने पे, न्यू एरा थ्योरी, जो वॉर के बाद वाले पीरियड की थी, पर्टिकुलरली 1929 की बात हो रही है। तो इस थ्योरी में लोगों का ये मानना था कि जो कॉमन स्टॉक है उसकी वैल्यू सिर्फ इस बात पर डिपेंड करती है कि वो कंपनी फ्यूचर में कितना अर्न कर सकती है, और डिविडेंड की कोई परवाह नहीं, एसेट्स बैकिंग की कोई परवाह नहीं, सिर्फ फ्यूचर में क्या अर्निंग जनरेट कर सकती है इस बात का तुक्का मारो, इस बात का गैस करो और वैल्यू पता चल गई कॉमन स्टॉक की। तो ये वाला व्यू पॉइंट क्यों आया लोगों का? वो इसलिए आया, इसके 2 रीज़न थे। पहला ये था कि जो पास्ट के रिकॉर्ड थे ना कंपनीज के, वो डिपेंडेबल नहीं प्रूव हो रहे थे उस टाइम पे। वो इसलिए क्योंकि इंडस्ट्रीज काफ़ी अनस्टेबल हो गई थी उस टाइम पे, एकदम चेंजेस हो रही थी, एकदम रेवोल्यूशनाइज हो रही थी चीज़ें। जैसे कि जो बहुत टाइम से प्रॉस्परस फर्म्स थी वो इंसॉल्वेंट हो गई थी, और जो छोटी छोटी फर्म्स थी वो बहुत बड़ा साइज गेन कर लिया था उन्होंने, और रेल रोड, स्ट्रीट रेलवे, ये सब बेकार परफॉर्म करने लगी थी। ऑटोमोबाइल्स ने टेक ओवर कर लिया था, बहुत वायलेंट चेंजेस हो रही थी इकोनॉमी में। तो इस इंस्टेबिलिटी की वजह से जो 3-fold थ्योरी थी वो इनएडिक्वेट होगी, मतलब वो यूज करके कुछ खरीद नहीं पा रहे थे, तो कुछ नया तो निकालना था हमने फिर। और दूसरा रीजन ये था कि जो फ्यूचर के रिवॉर्ड्स प्रेजेंट में बैठ के दिखाई दे रहे थे ना, वो काफी एक्साइटिंग लग रहे थे। तो इस व्यू पॉइंट के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए फिर? तो लोगों की अटेंशन ट्रेंड ऑफ अर्निंग्स पे फोकस करने लगी थी कि फ्यूचर में क्या ट्रेंड होगा अर्निंग्स का। तो जिन फर्म्स के प्रॉफिट कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रहे थे उनका ये सोचा जा रहा था कि उनका ट्रेंड ऊपर ही ऊपर जाएगा फ्यूचर में भी, और जिनके ट्रेंड डाउनवर्ड थे या स्टेबल थी प्रॉस्परस पीरियड में भी, उनको एकदम इग्नोर कर दिया था कि वो फ्यूचर में भी ऐसी रहेंगी ये सोच के। और दूसरा कॉन्सिक्वेंस ये था कि ये बात फैल गई थी मार्केट में कि कॉमन स्टॉक्स है ना, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छी चीज़ है और सबसे प्रॉफिटेबल यही चीज़ है।
अगर लॉन्ग टर्म के लिए आपको इन्वेस्ट करना है। आज भी है ये बात तो, कि बस डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो स्टॉक्स रख लो और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखो और हो गया काम खत्म। जो कॉजेज और फिर उनके कॉन्सिक्वेंसेस थे, इनको देख के लोगों ने कंक्लूजन्स निकाली। फिर 3 कंक्लूजन निकाली। पहली ये कि एक स्टॉक की वैल्यू इस बात पर डिपेंड करती है कि वो फ्यूचर में क्या अर्न कर सकती है। ठीक है जी। दूसरी बात कि जो अच्छी स्टॉक्स होती हैं वो होती हैं जिनकी अर्निंग्स इंक्रीज कर रही होती हैं, जिनका अपवर्ड ट्रेंड है अर्निंग्स का। और तीसरा कि जो अच्छी स्टॉक्स होती हैं वो साउंड और प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट होती हैं लॉन्ग टर्म के लिए। बहुत बढ़िया, सुनने में सब अच्छा लग रहा है, लेकिन अब इसमें 2 दिक्कतें हैं। पहली दिक्कत यह है कि स्पेकुलेशन और इन्वेस्टमेंट में फर्क भूल गए हम। स्पेकुलेशन और इन्वेस्टमेंट में क्या फर्क होता है, पहले तो वो डिस्टिंक्ट करो ना, उसके बाद ये क्राइटेरिया बताना। दूसरी बात यह है कि हम किस प्राइस पे खरीद रहे हैं, वो बात से बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बस फ्यूचर में क्या अर्न कर सकती है, राइजिंग ट्रेंड है, लॉन्ग टर्म के लिए पकड़ो, किसी भी प्राइस पे मिल रही है पकड़ो, तो ये अच्छी थ्योरी नहीं है। ये स्पेकुलेशन हो रही है उन कंपनीज की जिनका अपवर्ड ट्रेंड है अर्निंग्स का। तो इसमें क्या कर रहे थे लोग, जो हाईएस्ट रिकॉर्डेड अर्निंग्स भी थे ना किसी कंपनी की, उसको अभी 35 टाइम्स पे करने को तैयार बैठे हुए थे, ना कि एवरेज का 10 गुना 20 गुना। नहीं नहीं नहीं, जो अपवर्ड ट्रेंड है ना, जो लेटेस्ट अर्निंग्स है हाई वाली पूरी, उसका 35 गुना दूंगा मैं, और फिर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखूंगा, और फिर मैं आउट परफॉर्म कर दूंगा सब कुछ। और फिर आगे सबको पता ही है, मार्केट डिप्रेशन हुआ था उस टाइम पे 33 वाला, जब वो न्यू एरा चल रहा था 1929 के टाइम पे, तब स्टॉक बाजार में पैसे कमाना सबसे आसान काम हो गया था दुनिया का। तो लोग बस ये कहते थे, बस स्टॉक खरीद लो किसी भी प्राइस पे और फिर नेचर अपने आप देख लेगी, स्टॉक प्राइस को खुद ही ऊपर ले जाएगी। और फिर लोग सोचने लगे, व्हाई वर्क फॉर अ लिविंग इफ यू कैन मेक अ फॉर्चून एट स्टॉक मार्केट विदाउट इवन वर्किंग। तो ऑथर बोलते हैं क्लॉन्डाइक के गोल्ड रश की तरह था। फर्क सिर्फ इतना था कि उसमें लोग गोल्ड लेके आने की बात कर रहे थे वहां से, इसमें लोग वॉल स्ट्रीट पे गोल्ड लेके जा रहे थे अपना। यहाँ तक कि जो इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट थे, इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट मतलब जो म्यूचुअल फंड्स थे उस टाइम के, वो भी इस चक्कर में पड़ गए। तो पहले म्यूचुअल फंड्स ये 3 प्रिंसिपल फॉलो करते थे इन्वेस्टमेंट के लिए, कि वही डिप्रेशन के टाइम पे खरीद दो लो प्राइसेस पे, और फिर जो ऑप्टिमिज्म वाला टाइम आता है, प्रोस्पेरिटी वाला टाइम आता है, उस पे बेच दो हाई प्राइसेस पे। दूसरा प्रिंसिपल ये था कि होल्डिंग्स को डाइवर्सिफाई करके रखो डिफरेंट फील्ड्स में और डिफरेंट कंट्रीज में। तीसरा ये था अंडर वैल्यूड स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करो अपना कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस करके और फिर उन्हें खरीदो। लेकिन ट्रस्ट तो सेटअप ही उस टाइम पे होते थे जब प्रोस्पेरिटी होती थी, क्योंकि लोग भी मूर्ख है ना। लोग क्या करते हैं, पैसे ही तब देते हैं जब प्रोस्पेरिटी वाला पीरियड होता है। डिप्रेशन वाले टाइम में कोई पैसा नहीं डालने को राजी होता स्टॉक मार्केट में। जब मार्केट ऊपर ऊपर जाती हुई दिखती है लोगों को, तब सब भागेंगे मार्केट की तरफ कि मेरा भी पैसा डाल दे, मेरा भी पैसा डाल दे। और उसी टाइम पे फिर अलग अलग फंड स्टार्ट होते हैं, अलग अलग स्कीम स्टार्ट होती हैं। तो जो ये इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट थे, इनका जो पहला प्रिंसिपल था डिप्रेशन में खरीदो प्रोस्पेरिटी में बेचो, वो तो फेल हो गया एकदम, क्योंकि ये सेटअप ही प्रोस्पेरिटी के टाइम पे हो रहे थे, तो उसी टाइम खरीदना पड़ता है ना, क्योंकि लोग भी तब पैसे देने को राजी थे। दूसरा, डाइवर्सिफाई होल्डिंग इन मैनी कंट्रीज। जब हमारी कंट्री में ही मार्केट इतने ऊपर चढ़ रही है तो दूसरी कंट्री में क्यों जाना, ये सोच थी फिर भाई साहब लोगों की। फिर तीसरा प्रिंसिपल है अंडर वैल्यूड स्टॉक्स ढूंढना। अब क्यों ढूंढे अंडर वैल्यूड स्टॉक्स, जब जो सामने पड़ी हुई है लार्ज कैप वाली वही ऊपर चढ़ रही है ब्लू चिप्स, तो उन्हीं में इन्वेस्ट करो, क्यों फालतू का दिमाग पे जोर पाना। तो इसमें आयरनी देखो क्या है, लोग तो म्यूचुअल फंड्स को पैसे देते हैं कि वो अपनी एक्सपर्टीज, अपनी नॉलेज, अपना एक्सपीरियंस से हमारे पैसे का हमसे बेहतर इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन ये म्यूचुअल फंड वाले वही चीज खरीद रहे हैं जो बाहर लोग खरीद रहे हैं, और उसी बात की फीस भी ले रहे हैं। एक्सपर्टीज तो कहीं यूज ही नहीं हुई। और न्यू एरा थ्योरी में ये प्रेमिस था ना, जो कि डाइवर्सिफाइड स्टॉक होल्डिंग लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी होती है, बढ़िया क्या बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है। तो ये उन्होंने ये सोच के बनाया था कि जो बिजनेस होता है वो जितना पे करता है डिविडेंड की फॉर्म में, उससे ज्यादा ही अर्न करते हैं वो, और जो अर्न करते हैं उसको वो री इन्वेस्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से नेटवर्थ बढ़ जाती है, कंपनी की इक्विटी होती है जो वो बढ़ जाती है, क्योंकि रिटेन्ड अर्निंग्स वहीं पे जाके ऐड होती हैं। बिजनेस ने 9% इनकम जनरेट की और उसमें से 6% डिविडेंड पे कर दिए और 3% री इन्वेस्ट कर दिए सरप्लस में। तो जो वैल्यू ऑफ स्टॉक है वो 3% के रेट पे कंपाउंडेड एनुअली इंक्रीज होनी चाहिए थियोरेटिकली तो, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं। तो ये सोच के लोग कि कॉमन स्टॉक्स ज्यादा ही अर्न करती हैं
एज कम्पेयर टू जितना वो डिस्ट्रीब्यूट कर देती हैं एज डिविडेंड। इसकी वजह से स्टॉक की वैल्यू फ्यूचर में बढ़ जाएगी ओवरऑल लॉन्ग टर्म। ये सोच इसलिए बेकार थी क्योंकि तुम प्राइस को तो कंसिडर नहीं कर रहे। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक स्टॉक $10 अर्न करती है और बिक रही है वो $100 पे, तो वो अट्रैक्टिव है क्योंकि 10% यील्ड मिल रही है आपको, बॉन्ड इंटरेस्ट से ज्यादा है वो। लेकिन एक स्टॉक ट्रेड हो रही है $200 पे और अर्न कर रही है सिर्फ $8, तो यानी कि 4% मिल रही है आपको यील्ड है जो आपकी। तो इससे बढ़िया तो भाई बॉन्ड ही खरीद लेना। 4% यहाँ मिल रहा है, 4% यहाँ मिल रहा है, और इसमें कोई प्रोटेक्शन भी नहीं है। बॉन्ड में तो प्रोटेक्शन होती है तेरे इंटरेस्ट पर प्रिंसिपल की, प्रायर क्लेम होता है स्टॉक से। और ट्रेंड को प्रोजेक्ट करने में एक बहुत ही खतरनाक चीज भी है, क्योंकि ये होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स और इंक्रीजिंग कंपटीशन का, जिसकी वजह से जितनी भी अर्निंग्स इंक्रीज होती रहती है ना, वो बाद में जाके फ्लैट हो जाती हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि रिटर्न्स हमेशा के लिए बढ़ती नहीं जाएंगी, कंपटीशन घुसेगा, रेगुलेशंस आएंगी, कुछ तो होगा वहां पे। और या फिर साइकिल होती हैं जो बिजनेस साइकिल्स, वो ऊपर जाती हैं फिर नीचे आती हैं, और जो ऊपर जाती हैं जब वो काफी ऊपर होती हैं तो फिर समझ जाना नीचे आने का टाइम हो गया उनके। क्योंकि जो अर्निंग्स कर्व होता है ना, जो वो सबसे अट्रैक्टिव तभी लगता है जब उसका नीचे आने का समय आ जाता है। एक एग्जांपल लेते हैं, एक कंपनी का अर्निंग्स ट्रेंड बढ़ रहा है 1925 से 1928 तक, जबरदस्त अर्निंग्स इंक्रीज हो रही हैं, और अब आप एंट्री मारने की कोशिश करोगे कि 1928 में मैं एंट्री मारता हूँ, तो उस कंपनी की अर्निंग्स 1929 में डिक्रीज हो जाती हैं थोड़ी, फिर 1930 में तो लॉस मेकिंग हो जाती है, और फिर जब उसकी लिक्विडेशन होती है तो सिर्फ प्रेफर्ड स्टॉक को मिलता है, वो भी पूरा पैसा नहीं मिलता, और कॉमन स्टॉक तो बिल्कुल ही वाइप आउट हो जाती है। तो अब क्या बोलोगे, इसकी तो अर्निंग्स भी इंक्रीज हो रही थी, डिप्रेशन तो झेल नहीं पाई है, तो क्या फायदा हुआ फिर। ये वाली बात याद रखो आप, दोज हु हैव फॉलन शैल राइज एंड दोज हु हैव रिजन शैल फॉल। ये शायद इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के पहले पेज पे था या किसी बुक के पहले पेज पे था, जो भी मैंने कराई है पहले, उनमें से किसी एक के पहले पेज पे था, मैं भूल गया। और जिस टाइम स्टॉक परचेज सबसे ज्यादा रिस्की होती है ना, उसी टाइम स्टॉक्स का जादू चल जाता है लोगों पे कि इससे सेफ और सेटिस्फैक्ट्री और इससे जबरदस्त रिटर्न देने वाली कोई और चीज है ही नहीं दुनिया में। और यही प्रीच किया जाता है उन्हें, इन्वेस्टर्स को, और इन्वेस्टर्स भी बहुत ही प्यार से एक्सेप्ट कर लेते हैं इस बात को।